बीए फर्स्ट ईयर के प्रिय छात्र और छात्राओं, आपका विषय इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पुस्तक फर्स्ट भारत का इतिहास में से आज अपना अध्याय रहेगा गुप्तकालीन समाज और संस्कृति, यानी गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। आज हम इस अध्याय को हम आज पढ़ेंगे। यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, यानी कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। यानी भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और भारतीय इतिहास में गुप्त काल को क्लासिक युग भी कहा जाता है। क्लासिक युग भी कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को भारतीय इतिहास में। इस स्वर्ण युग कहे जाने के पीछे कारण क्या है, वो ऐसे कौन से कारण हैं जो भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं जिसे। यानी सबसे पहला कारण क्या है, यानी गुप्त काल के जितने भी जो सम्राट थे, गुप्त काल के जितने भी सम्राट थे वो मेधावी थे, दिग्विजयी थे और प्रजावत्सल थे। यानी वो हमेशा क्या करते थे, प्रजा की भलाई का कार्य करते थे। दूसरा है गुप्त काल के सम्राट, यानी वो अपने राज्य को एकता में बांध कर रखते थे। यानी गुप्त काल के जितने भी सम्राट थे अपने राज्य को, अपने देश को, अपने शासन के क्षेत्र में, यानी सभी को अपने एकता के सूत्र में बांध कर रखना चाहते थे, यानी एकता के सूत्र में बांध कर रखते थे। तीसरा था लोक कल्याणकारी कार्य, यानी जो भी गुप्त सम्राट थे वो हमेशा ही लोक कल्याणकारी कार्य किया करते थे, हमेशा ही प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया करते थे। चौथा था कि गुप्त काल के अंदर जो प्रजा थी वो सुखी थी, जो प्रजा थी वो क्या थी, सुखी थी और अपना उल्लासपूर्ण जो जीवन जीती थी, हमेशा खुश रहती थी प्रजा, अपना उल्लासपूर्ण जो जीवन जीती थी, प्रजा सुखी थी। पांचवा कारण क्या था कि गुप्त काल में नारी का सम्मान किया जाता था। यानी गुप्त काल के अंदर क्या था, नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। प्रत्येक कार्य के अंदर नारी की भागीदारी अवश्य होती थी, नारी की भागीदारी अवश्य होती थी, चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे कोई मांगलिक कार्य हो, चाहे कोई यज्ञ आदि का कार्य हो, चाहे कोई शासन संबंधी कार्य हो, उसके अंदर क्या था, गुप्त काल में नारी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता, नारी को सम्मान, नारी का हमेशा सम्मान किया जाता था। इसी कारण क्या था कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। छठा कारण क्या था कि जो गुप्त काल था वो आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा था, यानी आर्थिक दृष्टि से एकदम संपन्न युग था वो। और सातवां क्या है कि इस युग में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ था, यानी इस युग में स्वर्ण मुद्राओं का क्या हुआ था, प्रचलन हुआ था। और आठवां क्या है कि इस युग के अंदर कुछ बहुत अच्छे विद्वान भी हुए हैं, जैसे गणित के विद्वान, ज्योतिष के विद्वान, रसायन शास्त्र के विद्वान, आयुर्वेद के विद्वान। यानी गुप्त काल के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं जो इन पर कार्य किया करते थे। इस युग के अंदर यानी गुप्त काल के अंदर क्या हुआ कि भारत का सर्वांगीण विकास हुआ, यानी भारत का सर्वांगीण विकास हुआ, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से हो या कोई शासन संबंधी से हो। यानी सर्वांगीण जो विकास, चहुमुखी विकास होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वांगीण विकास। यानी गुप्त काल के अंदर भारत का सर्वांगीण विकास हुआ था और इसी कारण क्या है, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी स्वर्ण युग माना जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है, स्वर्ण युग माना जाता है। इसके आधार पर हम कुछ और तथ्य देखते हैं कि उस वक्त स्वर्ण युग तो कह दिया, लेकिन उस वक्त के अंदर जो गुप्त काल के अंदर जो समाज था उसकी कैसा जीवन था, उसकी कैसी दशा थी। यानी सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन यानी गुप्त काल का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। सामाजिक जीवन के अंदर सबसे प्रथम है संयुक्त परिवार प्रणाली।
संयुक्त परिवार प्रणाली। यानी गुप्त काल के अंदर क्या था, संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रथा प्रचलन में थी। यानी सब इस युग के अंदर परिवार के अंदर सबसे वृद्ध आदमी को सबसे वृद्ध आदमी को परिवार का मुखिया मानते थे। यानी सबसे वृद्ध आदमी था जो परिवार का मुखिया होता था। और पिता के जीवन काल के अंदर बंटवारा नहीं होता था। यानी जब तक पिता जिंदा है उसके पुत्रों के अंदर या पिता की संपत्ति का उसके पुत्रों के अंदर बंटवारा नहीं होता था। इतना सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था परिवार के मुखिया को। और उस वक्त क्या था, गोद लेने की भी प्रथा प्रचलन में थी। यानी जिस किसी पिता के कोई औलाद नहीं होती थी तो वो किसी अन्य के पुत्र को गोद भी ले सकता था। सामाजिक जीवन में अपना दूसरा है पॉइंट, विवाह। यानी गुप्त काल में विवाह कैसे होते थे। यानी गुप्त काल में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता था। यानी गुप्त काल के अंदर विवाह शादी को क्या है कि पवित्र संस्कार माना जाता था। और विवाह ऐसे भी होते थे जो अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। यानी गुप्त काल के अंदर क्या थे, अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। और विवाह अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते थे। जिस प्रकार से अनुलोम विवाह के अंदर क्या था, अनुलोम विवाह के अंदर जो पुरुष था वो उच्च जाति का था और जो महिला होती थी वो निम्न जाति की होती थी। और प्रतिलोम विवाह के अंदर जो महिला होती थी वो उच्च जाति की थी और जो पुरुष होता था वो निम्न जाति का होता था। इस प्रकार से गुप्त काल के अंदर सामाजिक जीवन में अपना सामाजिक जीवन का तीसरा पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। यानी गुप्तकालीन समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हुआ करते थे। जैसे सबसे पहला ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा क्या था, शूद्र। और 4 वर्णों के आधार पर या उनके अलग अलग कार्य हुआ करते थे और कार्य के आधार पर समाज को बांटा गया था। यानी जैसे ब्राह्मण के कार्य क्या थे, ब्राह्मण के कार्य थे अध्यापन करवाना या अध्ययन करवाना, अध्यापन करवाना, यज्ञ करवाना। और जो भी समाज के अंदर जितने भी जो मांगलिक कार्य हुआ करते थे उन सभी को कौन करवाता था, ब्राह्मण करवाते थे उन सभी को। और दूसरा वर्ण अपने क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय के क्या कार्य होते थे, क्षत्रिय के कार्य होते थे रक्षा करना। यानी किसी की रक्षा करना या शासन के कार्य का संचालन करना या संसद के कार्य का संचालन करना। यानी क्षत्रिय के कार्य होते थे निर्बल की रक्षा करना, शासन के कार्य का संचालन करना। जैसे कोई क्षत्रिय के अंदर जैसे कोई राजा होते थे, क्षत्रिय राजा ही होते थे लगभग, और उनके कार्य क्या थे, शासन का संचालन करना। तीसरा है अपने वर्ण व्यवस्था के अंदर वैश्य। वैश्य के क्या कार्य थे, कृषि करना। वैश्य के क्या कार्य थे, कृषि करना, व्यापार करना, वाणिज्य, व्यवसाय। इस प्रकार से वैश्य के कार्य क्या थे, कृषि करना, खेतीबाड़ी करना, व्यापार करना और वाणिज्य और व्यवसाय करना। ये किसके कार्य थे, वैश्य के कार्य थे। चौथा वर्ण है अपने शूद्र। चौथा वर्ण है शूद्र वर्ण। और शूद्र गुप्तकालीन समाज के अंदर शूद्र के क्या कार्य होते थे। यानी शूद्र के कार्य थे यानी उपरोक्त तीनों वर्णों की शारीरिक सेवा करना। यानी तीनों वर्णों की शारीरिक सेवा करना। यानी ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, इन तीनों वर्णों की शारीरिक सेवा करना ही इनका कार्य होता था शूद्र का। और शूद्र के अंदर जातियां थी बहुत सी, जैसे चंडाल है, डोम है, कसाई है। ये सारी की सारी किसकी जातियां हैं, ये सारी की सारी शूद्र वर्ण की जातियां हैं। ये शूद्रों के बारे में एक चीनी यात्री है फायान ने इन शूद्रों के बारे में कुछ लिखा है कि जब भी ये शूद्र जो बाजार के अंदर निकलते थे, गलियों के अंदर निकलते थे, तो इनके हाथ में एक डंडा होता था और उस डंडे को खटखटा करके चलते थे ताकि किसी उच्च वर्ण के जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, उनको पता चल जाए कि रास्ते में कौन आ रहा है, रास्ते में शूद्र आ रहा है, रास्ते में शूद्र आ रहा है। और शूद्रों को बहुत ही अछूत माना जाता था, अछूत माना जाता था।
शूद्रों को क्या माना जाता था? अछूत। यानी इन शूद्र वर्ण की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। फायान कहते हैं कि जब भी कोई शूद्र गली के अंदर निकलता था या रास्ते के अंदर निकलता था तो अपने हाथ में डंडा रखता था और डंडे को ज़मीन पर मार के, यानी डंडे को खटखटा करके चलता था, ताकि किसी उच्च वर्ण के लोगों को पता चल जाए कि रास्ते में कोई शूद्र आ रहा है और उसको छूने से जो है कि बच सकें। सामाजिक जीवन में अपना चौथा है स्त्रियों की दशा। यानी गुप्तकालीन समाज के अंदर स्त्रियों की क्या दशा थी? यानी स्त्रियों की क्या दशा थी? यानी दशा, यानी उस वक्त गुप्तकालीन समाज के अंदर बाल विवाह भी होते थे। यानी बाल विवाह भी होते थे और लगभग 10-12 वर्ष की जब कन्याएं हो जाती थी तब उनका विवाह कर दिया जाता था। कन्याओं का विवाह कर दिया जाता था। और गुप्त काल के अंदर बहु विवाह भी होते थे। गुप्त काल में बहु विवाह भी होते थे। यानी गुप्त काल के अंदर जो पुरुष है एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। और इस काल के अंदर विधवा विवाह भी होता था। इस काल के अंदर विधवा विवाह भी होता था। यानी किसी कारणवश अगर कोई स्त्री जो विधवा हो जाती थी तो उसे पुनर्विवाह करने का अधिकार था और उसकी शादी भी होती थी। यानी विधवा विवाह भी होता था। उसका एक उदाहरण मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की पत्नी, यानी अपने भाई रामगुप्त की विधवा पत्नी से इसने क्या किया था? विवाह किया था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की विधवा से क्या किया था? विवाह किया था। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस युग के अंदर विधवा विवाह भी होते थे। इसके बाद सामाजिक जीवन में अपना 5वां पॉइंट है वेशभूषा। यानी गुप्तकालीन समाज के लोग, यानी गुप्त काल के अंदर जो लोग होते थे या पुरुष या स्त्री होते थे वो किस प्रकार का पहनावा पहनते थे। यानी गुप्त काल के लोग किस प्रकार की वेशभूषा रखते थे। यानी कहते हैं गुप्त काल के अंदर सूती कपड़ा पहना जाता था। यानी गुप्त काल के अंदर सूती कपड़ा पहना जाता था। जो पुरुष है वो धोती कुर्ता पहनते थे और सिर पर पगड़ी बांधते थे। धोती कुर्ता और सिर पर क्या करते थे? पगड़ी बांधते थे। और स्त्रियां थी वो साड़ी पहनती थी, चोली पहनती थी, पेटीकोट पहनती थी। और कभी कभी जो समाज के अंदर कुछ मांगलिक कार्य हुआ करते थे या कोई फंक्शन वगैरह होते थे तो उस वक्त जो स्त्रियां थी वो रंगीन साड़ियां भी पहनती थी। और मूल रूप से जो गुप्तकालीन शासक हुआ करते थे वो बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनते थे। बहुत ही सुंदर शानदार रंगीन वस्त्र धारण करते थे। रंगीन वस्त्र धारण करते थे। छठा पॉइंट है सामाजिक जीवन में भोजन। छठा पॉइंट है सामाजिक जीवन में भोजन। यानी गुप्त काल के लोग भोजन के अंदर क्या क्या खाते थे। कहते हैं गुप्त काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का ही प्रचलन था। यानी गुप्त काल के अंदर लोग शाकाहारी भी थे, और मांसाहारी भी थे। क्या थे? मांसाहारी थे। यानी गुप्त काल के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। और फायान कहते हैं कि फायान कहते हैं कि गुप्त काल के लोग मांस, शराब आदि का सेवन नहीं करते थे। यानी गुप्त काल के लोग मांस व शराब का सेवन नहीं करते थे। ये शब्द किसके? ये शब्द है फायान के। और फायान कहते हैं कि जो गुप्त काल के लोग मांस शराब का सेवन नहीं करते थे
और चांडालों के अलावा जो लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते थे, यानी चांडाल, चांडाल क्या करते थे? प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे। शाकाहारी लोग दूध पीते थे। शाकाहारी लोग क्या करते थे? दूध पीते थे। गेहूं, जौ, चावल, गेहूं, जौ, चावल, सब्जियां वगैरह खाते थे, वगैरह खाते थे। उस वक्त मदिरा का भी प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों मदिरा पीते थे। स्त्री और स्त्री और पुरुष और